हेलो, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सब लोग? संडे कैसा एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा जा रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं दोनों ही अच्छी बात है। आज हम बात करेंगे थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में। मॉक्स आप लोग दे ही रहे हैं अभी तक, ठीक है। और बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मुझे, सबसे सब जगह से पता लग रहा है कि यूपीएससी के एट पार लेवल का है। तो देखिए, यूपीएससी का लेवल तो होगा ही, क्योंकि मैं उसी हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ देने की आपको जो वहाँ पे आपको चौंकाएगी। उसके पहले अगर मैं यहाँ पे आपको चौंका देता हूँ, भले आपके नंबर कम आए, उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके नंबर बढ़ेंगे इन टेस्ट से। क्योंकि आपको पता लग जाएगा किस तरीके से घुमाया जा सकता है। और अभी तो शुरुआत है, मैं आपको जितने तरीके से एसएससी आपको शॉक कर सकती है वो सब मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि बच्चे बात करते रहते हैं कि सर आप स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी बात कीजिए, बहुत टाइम से आपने कोई स्ट्रेटजी को लेके वीडियो शेयर नहीं किया है, तो आज मैं स्ट्रेटजी को लेके वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, स्ट्रेटजी में बहुत सारी बातें आती हैं, सिर्फ एक ही बात नहीं होती कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। बहुत सारी बातें होती हैं, क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं जिस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, पेपर को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, यूपीएससी का पेपर है, ठीक है, उसको कितना मान सम्मान देते हुए हमें पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और रिजल्ट जाके दिखाती हैं जब आप एग्जाम में जाके बैठते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि बहुत सारे एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहता है। अभी ये क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं कि सर एसएससी भी है मई में, किसी ने आईबी का भी भरा है ACIO2 का, तो वो भी आ जाएगा मार्च में। तो सर किस तरीके से हम मैनेज करें? तो उन सब बातों को लेके, डूज एंड डोंट्स को लेके आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रेटजी में। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट्स। आपका एग्जाम कितने लोग बैठ रहे हैं, क्या कंपटीशन लेवल रहेगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। कोई उसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 421 वैकेंसीज हैं, ये बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। 3072 जो मैंने वीडियो बनाया था आपको गुड न्यूज़ के नाम से, वो 3072 इसमें इंक्लूड, जो उसका 40% रिक्रूटमेंट से लिया जाएगा 1200 के आसपास, वो इसमें इंक्लूड भी हो सकती हैं और नेक्स्ट नोटिफिकेशन में भी आ सकती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी चांसेस नहीं है इसमें जुड़ने के और ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन ही आएगा। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी कोई भी सही और गलत नहीं है, दोनों साइड ये चीज़ जा सकती है, ठीक है। अभी ये EPFO के ऊपर है, उसको जल्दी चाहिए या वो वेट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन दोनों ही चांसेस हैं, बढ़ भी सकती है। फिलहाल आपको तैयारी करनी है 421 के हिसाब से, ठीक है। 168 जनरल है और जो भी डिवाइडेशन है उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। देने वाले करीब 10 लाख लोग हैं, ठीक है। उसमें से लगभग 1 से 2 लाख हम मान लेते हैं कि बहुत जो कैंडिडेट है वो सीरियस है, क्योंकि कंपटीशन तो यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि SSC, UPSC और IB ये सारे एग्जाम रनिंग में हैं, ठीक है। तो लोगों को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, SSC के लिए जाना है, IB के लिए जाना है, या फिर UPSC EPFO के लिए रहना है। अब काफ़ी चीज़ें रनिंग में है, तो थोड़ा सा बच्चे यहाँ से बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आपको इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसका आपको तैयारी पे बिल्कुल असर नहीं डालना है। आपको बिल्कुल यही मान के तैयारी करनी है कि आपको इन्हीं वैकेंसीज और इतने लोगों से compete करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि UPSC के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको कभी भी इस टाइम पे जाके, अब सिर्फ 4 महीने भी पूरे नहीं हैं, 4 महीने एग्जाम डेट्स हैं, लेकिन लास्ट के 10 दिन आप वैसे ही छोड़ दीजिए, तो लगभग 3.5 पौने 4 महीने जब बाकी हैं आपके पास, तो आपको सबसे पहला जो डोंट है वो ये है कि कभी भी आपको सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे जाके अगर आपको कोई ये बोलता है कि यार वो फलाना बुक अच्छी है और उसको पढ़ लो और उससे आने वाला है, तो ये वो टाइम है जब आप सोर्स चेंज नहीं कर सकते। सोर्स चेंज आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये UPSC है, ये SSC नहीं है, ये अदर कोई एग्जाम नहीं है। ये आपको पूरी तरीके से टेस्ट करेगा, आपकी डीप नॉलेज को टेस्ट करेगा। और डीप नॉलेज कहाँ से आती है? डीप नॉलेज आती है बार बार पढ़ने से, डीप नॉलेज आती है रिवीजन से, डीप नॉलेज सोर्स चेंज करने से नहीं आती है। अगर इस टाइम पे आप सोर्स चेंज करोगे, दूसरी चीज पढ़ने जाओगे, तो फिर उसके लिए रिवीजन का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जैसे मेरे जो मॉक टेस्ट है उनमें भी कई बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन हमने देखे ही नहीं आज तक। तो क्योंकि वो डीप की बात है, डीप आप जितना जाओगे उतना ही आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, सोर्स चेंज नहीं करना है इस टाइम पे। अभी तक 1 साल में, पिछली जनवरी का नोटिफिकेशन है, आपने जिस सब्जेक्ट के लिए जो सोर्स यूज किया है, या आपने उसको पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको चेंज मत कीजिए, ठीक है। जो सोर्स आपका है उसी को कंटिन्यू करके चलिए। और
आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब वो टाइम है कि आप उसको कंप्लीट करके रिवाइज कीजिए। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि ये बहुत अच्छा सोर्स है, इसको आप यूज अप करो, और अब आप करने लगते हो, तो जितने नंबर आप एक दो क्वेश्चन से नंबर बढ़ाओगे उससे ज्यादा आपके लॉस होगा। ये प्रैक्टिकली महसूस की गई चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल भी आप सोर्स चेंज ना करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, इनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब जो हमारे पास 4 महीने हैं उसमें हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, हर बंदी की कुछ चीजें होती हैं जो स्ट्रांग होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो वीक होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग एसएससी को फॉलो कर रहे थे, बैंक को फॉलो कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा जो है सर मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है हमारी, ठीक है, जनरल साइंस हमको आता है अच्छा, ठीक है, कंप्यूटर। तो ये जो पोर्शन है 51 क्वेश्चन वाला, इसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर हम बहुत जल्दी चुटकियों में इसको कवर कर लेंगे। लास्ट में अगर हमें 15 दिन भी मिल गए, 20 दिन भी मिल गए, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो वो बोलता है कि सर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिप्लोमा लेके बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सबका जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से एक दो सब्जेक्ट ऐसे बनते हैं जो आपको आते हैं, और उसमें जनरली मैथ्स और ये आपके इंग्लिश जनरल साइंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो भी, मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह रहा कि आपका जो है उसको लेके मैं बात नहीं कर रहा, आपका जो भी है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका जो भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप बात के लिए रख सकते हैं। पहले आप पकड़िए कमजोरियों को। मैंने हमेशा से पहले ही बोला है कि सबसे पहला वार जो होना चाहिए वो कमजोरी पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसको पकड़िए जो आपका कमजोर है। वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो सकता है, अगर कॉमर्स से नहीं है जनरल अकाउंटिंग हो सकता है, ठीक है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ठीक है। जो यूपीएससी को फॉलो कर रहा होगा पहले से, वो उसकी ये चीजें स्ट्रांग होंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, उसको इसमें जरूरत नहीं होगी। तो जिसका जो भी स्ट्रांग है उसको अभी आप थोड़ा रोक सकते हैं। पहले आप जनवरी फरवरी, ये 2 महीने आप मान के चलिए, जनवरी में आज 10 दिन हो गए हैं, तो ये अगले जो 50 दिन हैं, ये आपको जो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं उनको हटा के जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उन पे आप लगा दीजिए, और इस तरीके से लगा दीजिए कि टिल फरवरी एंड तक आपके ये वीक पॉइंट जो है वो एज स्ट्रॉन्ग एज आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाने चाहिए, ठीक है। अभी कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, वो आप देखो, ठीक है। ये टाइम ऐसा आ जाता है जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है सारी चीजें। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने बोला था कि भाई अब 70 मिनट है, मैं नहीं बता सकता आपको क्या करना है, अब आपको जाके अपना बेस्ट करना है, और अगर आपने कर दिया, हर बंदे ने अपना बेस्ट दे दिया, तो हो जाएगा, ठीक है। वही बात है, अब यहां से वही मैं आपसे कह सकता हूं कि अब यहां से मैं नहीं बता सकता, ट्यूटर की, हेल्पर की, मेंटर की ये लिमिट है, वो आपके साथ एग्जाम में जाके नहीं बैठ सकता, अब उसका लास्ट है। अब यहां से आपको मैं बता सकता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किसको आप बात के लिए रख सकते हो, किसको आप मार्क्स के लिए रख सकते हो, लेकिन उन सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, किस स्पीड से करना है, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। पर डे अगर आपका 12 घंटे में काम चल जाए, 10 घंटे में चल जाए, 6 घंटे, 7 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, जो भी है, और पॉसिबल सब कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सब कुछ हो सकता है 4 महीने के लिए, और जो बेस्ट तैयारी होती है वो इसी टाइम में होती है। आपने जो भी किया है यही वो टाइम है, गेम चेंजर आप इसको बोल लो, या टॉपर बनाने वाला है, डिफरेंस क्रिएटर, जो भी टाइम है वो यही टाइम है, जो अब शुरू हुआ है, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा जो उस 2 घंटे में होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, जो आपकी कमजोरियां हैं उन पे आपको फोकस करना है, उनको आपको इन 2 मंथ्स में कंप्लीट करना ही है। एनी हाउ फरवरी के लास्ट तक आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचना चाहिए जिसमें आप वीक रहो, यानी फरवरी के बाद ये लाइन आपके पास नहीं होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट में मैं वीक हूं। जो भी आपका वीक है उसको आप स्ट्रांग बना लो इन 50 दिन में, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, वो आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, वो कुछ भी हो, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए मैंने एससी श्रीवास्तव सबसे पहले बोला था, ठीक है, और उसके मैंने आपको जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है मेरे, ठीक है। तभी करवा दी थी जब 4 अक्टूबर था, तो अप्रैल मई के टाइम ही करवा दी थी। अगर आपने उससे पढ़ा है, और उसमें भी सेलेक्टेड जो चैप्टर है, पूरी नहीं पढ़नी है, वो भी लक्ष्मीकांत की तरह बुक है। जैसे लक्ष्मीकांत आपको पूरी नहीं पढ़नी है, वैसे ही आपको एससी श्रीवास्तव पूरी नहीं पढ़नी है। उसमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था। तो जो बैक चैट है वो आप जाके देख सकते हैं, अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो पीछे जाके आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर उसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, बाकी
जो है मैंने आपको जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें सारा पढ़ाया हुआ है। जितनी थ्योरीज आते हैं, जितने कंसेप्ट्स आते हैं, जितने एस्पेक्ट्स आते हैं उसको लेके, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ILO, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो सेकंड इसका पोर्शन बचता है, जो हमारे लेबर कोड्स हैं, जो एक्ट हैं, वो जो सेकंड पोर्शन है, संविधान का पोर्शन ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको बोला था इंडस्ट्रियल रिलेशन को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 10% संविधान से, 40% आपका एक्ट और ये एस्पेक्ट रेशो और ये सब आपकी धारणा इन सब से बनता है। तो ये जो 10% संविधान का और 40% पार्ट है आपके एस्पेक्ट्स का, कंसेप्ट्स का, अवधारणाओं का, वो सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो बचता है 40%, उसमें मैंने आपको एक्ट पढ़ाए हुए हैं पिछले, ठीक है। लेबर कोड भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें जो करंट और जो इंक्रीमेंट्स हुए हैं वो आपको मैं मॉक्स के द्वारा दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट के द्वारा ही मैं दूंगा। अगर कोई चीज़ मुझे लगती है कि इसका काम मॉक से नहीं चलेगा, जैसे अब हड़ताल की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, स्ट्राइक की अब क्या डेफिनेशन है, कैसे कर सकते हैं, कब लीगल होगी, कब इलीगल हो जाएगी, ठीक है, कब आप कितने वर्कर्स पे क्या आपको करना चाहिए, जो नए चेंजेस आए हैं, वेज की डेफिनेशन बदल गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बना के भी आपको बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने ही हैं, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। साथ में मॉक टेस्ट से जितना क्लियर कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका कोर्स पूरा कवर होगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स जिसमें संविधान और एस्पेक्ट्स वाला पार्ट कवर होगा, और इन एक्ट के लिए जो आपको टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने सारे एक्ट की जो गवर्नमेंट गजट की PDF है वो अवेलेबल कराई हुई है। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इसको कैसे पढ़ें, ये इतने बड़े एक्ट हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो इंडस्ट्रियल रिलेशन बार बार आ रहा है, सर पुराने एक्ट नहीं पढ़ने हैं क्या, सिर्फ यही पढ़ने हैं। तो मैं जवाब दे चुका हूँ, फिर से मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि इतने बड़े एक्ट हैं कैसे पढ़े। देखिए हर एक्ट में कुछ चीज़ें जो होती हैं कॉमन होती हैं। अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसके कुछ पहले के जो पार्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनके सेक्शन 1, 2, 3 पहले में डेफिनेशंस रहेंगी, दूसरे में ऐसा कुछ आएगा, तीसरे में, तो सब कुछ जो उनका ताना बाना होता है वो सेम सा होता है। तो आपने एक बार पढ़ लिया, आपको हर बार उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार उसमें जाइए तो सही। अगर आप डर के पहले ही बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। उसमें एक बार जाइए, आपको सब सेम से लगेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कोड बन रहा है उसमें स्ट्राइक हो गई, ये जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर का एक्ट है, ये चीज़ें उसमें आ रही हैं, ठीक है, ये आ जाएंगी उसमें। फिर जो वेज वाला कोड है उसमें वेज की डेफिनेशन आ जाएगी। सोशल सिक्योरिटी में और चीज़ें, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में और चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सब आपको जो अगर आप एक बार भी उनको पढ़ेंगे, एक बार भी उनकी रीडिंग करेंगे, तो जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़नी है, वो आपको निकल के ऑलरेडी आ जाएंगी, ठीक है। और आपको उसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, डर नहीं लगेगा कि भाई इसको मैं कैसे पढूं। तो हर कोड की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बदलाव है, वो तो आपको पढ़ना ही है। साथ में इस बदलाव से पहले क्या था, ठीक है, इस बदलाव से पहले जो एक्ट थे उनमें ये चीज़ क्या लिखी हुई थी वो भी आपको पढ़ना है। दोनों ही साइड से यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि अब क्या हुआ है स्ट्राइक का और पहले क्या था, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोड का ही पूछेगी, पहले क्या था वही पूछ सकती है। तो पुराने एक्ट आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो चेंजेस हैं उसका पहले क्या था वो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने क्लियर किया है, ठीक है। फिर भी आपको डाउट आप पूछ सकते हैं। इस चीज़ को मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। नए कोड और पुराने एक्ट में जो चीज़ें बदली हैं उनका पहले क्या था, ठीक है। और एक्ट जो नए हैं वो तो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर होता है। अगर आपने SC श्रीवास्तव के अलावा किसी और बुक को रेफर किया है तो उसी को कीजिएगा। अब आपको सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, SC श्रीवास्तव पर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां से आपने पढ़ा है, मेरे लेक्चर से पढ़ा है, जिसके भी लेक्चर से पढ़ा है और उससे नोट्स बनाए हैं, उसी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब आप सोर्स चेंज बिल्कुल मत कीजिए। आप टेस्ट जाके दे सकते हैं कहीं भी, लेकिन सोर्स आपको वही रखना है, आपका बेस आपको वही रखना है, ठीक है। बात करते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो बेसिक कंसेप्ट है, यूपीएससी भी आपसे बहुत बेसिक ही पूछ रही है कि ये किस कंसेप्ट से हम कर रहे हैं, अगर ऐसा किया जाता है किस कंसेप्ट से किया जाता है, ऐसा हम कर रहे हैं किस कंसेप्ट से कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं वहां से आपसे। अगर जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा है वो तो बिना पढ़े आंसर दे देगा और आपको भी ज़्यादा उसमें वर्ड ना लगे, इसलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ आपको वहाँ पे अकाउंटेंट नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सोर्स जो बोला था वो 11th 12th की NCERT बोला था।
हमेशा क्वेश्चन अभी भी आ रहा है कि सर हिंदी में बताइए, तो एनसीईआरटी हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती है तो एनसीईआरटी की ऐप है एनसीईआरटी नाम से, और उस पर आपको हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप बोलेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहीं से आप रेफर कर रहे हो, वहीं से आपको करना है, ठीक है। अगर आप कोई अलग से टीएस ग्रेवाल या कहीं और से कर रहे हो तो वही करते रहिए, और उसी सोर्स से आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो बना के चलना है। अगर बेसिक कंसेप्ट भी आपके पूरी तरह क्लियर है तो 13 में से 10 से 11 क्वेश्चन आप क्लियर करके निकल जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आप सोर्स चेंज करने जाएंगे, आप कुछ और करने जाएंगे तो दिक्कत होगी, ध्यान रखिए। जो सोर्स आप कर रहे थे बिल्कुल बेसिक आपके कंसेप्ट बना के रखिए, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन वाले हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जिसके लिए मैंने जे.आर. मोंगा करके जो बुक है उसके लिए बोला था। अगर आपने उसको कंसीडर किया है तो करिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो उसको फिर ऐसे आप लेके पूरा मत पढ़िए। जो उसके रिलेटेड चैप्टर्स हैं जो पिछले साल आए थे, ठीक है, या फिर उसके रिलेटेड चैप्टर्स जो 11-12 से कनेक्टेड है, सिर्फ उतना ही कीजिए। अब उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज से आप सोर्स चेंज करके पूरा बुक पढ़ने के पीछे किसी भी चीज में मत जाइए। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, सलाह है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आप जो भी फॉलो कर रहे थे उसको करते रहिए, बेसिक कंसेप्ट पे बने रहिए। इसके मॉक्स आएंगे कल से। करंट अफेयर्स के अभी तक आपने दिए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट स्कीम, दोनों मॉक्स आप दे चुके हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कल से आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मॉक्स और जो क्वेश्चन नंबर बढ़ाने की उसमें बात आ रही बार बार, तो उसमें क्वेश्चन नंबर बिल्कुल मैं बढ़ाऊंगा। ये आप मान के चलिए 100 to 150 क्वेश्चन आप पर सब्जेक्ट के मेरे यहाँ से करके जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत वहां पे सुविधा रहेगी, और यही लेवल इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्ट बदल सकता है लेकिन लेवल और सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है। पूरा मैं इस तरह का प्रयास करूंगा। अब हम बात करते हैं तीसरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसकी। तो हिस्ट्री में 2 बुक हैं जो आपको दोनों पढ़नी है। मैंने हमेशा से बोला है, स्पेक्ट्रम और बिपान चंद्रा आपको दोनों ही पढ़नी है। और बिपान चंद्रा जो बुक है उसमें स्पेशली आप ध्यान रखें कि वो एक स्टोरी रीडिंग टाइप की बुक है। वो आप पढ़ लेंगे, पढ़ के निकल जाएंगे, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने पढ़ा क्या है, कि स्टोरी की तरह आप पढ़ के निकल गए और आपको लग रहा है आपने पढ़ लिया, लेकिन उससे क्वेश्चन आया आप नहीं कर पाए। यहाँ पे मुद्दा यही है, हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ध्यान आपको यही रखना है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये नहीं करना है कि मैंने जो है सर पढ़ लिया है, पढ़ने से नहीं होगा, ये यूपीएससी, आपको उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको उसको हिस्ट्री की तरह पढ़ते हुए नहीं चले जाना है। जो चीज़ आपको लग रही है इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको अंडरलाइन करनी है, नोट्स में शामिल करना है। और स्पेक्ट्रम तो इस तरह की बुक है कि उसकी आप समरी पढ़ेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, और उसमें भी आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी तक आपने बनाए हैं तो उन पे चलिए, नहीं बनाए हैं बुक्स में अंडरलाइन किया उस पे चलिए, लेकिन आप चेंज मत कीजिए। ये दोनों ही बुक आपको पढ़नी है, इसमें से एक को छांटने का ना आप मुझसे पूछिए ना कोशिश कीजिए, दोनों आपको पढ़नी है, ठीक है। और दोनों ही आपको याद करके जानी, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, हिस्ट्री में मैं मेरे मॉक टेस्ट में ध्यान रख रहा हूँ, और आपको भी पढ़ते टाइम ध्यान रखना है, जो हमारी एक स्ट्रीम लाइन चल रही है हिस्ट्री की, उससे अलग भी क्वेश्चन आते हैं। साहित्य के ऊपर, किसानों के ऊपर, ठीक है, लिटरेचर, फार्मर्स, आपके न्यूज़पेपर, जनरल, सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 1857 से आगे ही आप चलेंगे, पहले के जर्नल्स, पहले के जो विद्रोह हुए थे, ठीक है, वो भी आ रहे हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। 1-2 चैप्टर्स पीछे से, जहां से मैंने बताया वहां से 1-2 चैप्टर्स पीछे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लिटरेचर वगैरह का। स्ट्रीम लाइन के लिए मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, उसके अलावा जो विद्रोह हैं जो एक एक चैप्टर में कवर हैं दोनों बुक में, वो आपको करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, और दोनों ही बुक करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत आपको पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने जाएंगे तो उसमें 70 से ऊपर चैप्टर है। आप उसको जितना पढ़ लोगे उतना फिर और उसमें आप उलझ जाओगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब आपके घूमते रहेंगे, ठीक है। तो जितनी हमको रिक्वायरमेंट है हमको उतना ही पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बोला फर्स्ट 9 चैप्टर में आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो आपके डीप होने चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी स्पेशली, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी आते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, कौन से जो 3rd चैप्टर उसमें सारे लिखे हुए हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको नॉलेज होगी। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं 9th के बाद में आपको मोटी मोटी की कौन सी स्टेचुरी बॉडी और कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी ये इस तरह की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बस आप ध्यान रखो। बाकी आप 9 चैप्टर तक डीप स्टडी करो, ठीक है, ये आपको करना है। पूरी बुक उसमें आप पढ़ने अब बिल्कुल मत जाइए, अगर आपकी पहले से पढ़ी हुई है तो ठीक है। अब आपको उतना ही करना है जितना आपको जरूरत है, ठीक है।
इसके बाद जो हमारा करंट अफेयर्स टॉपिक है, इसमें सब कुछ आता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, इसमें इकोनॉमी आती है, इसमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है। ठीक है, तो सारी चीजें करंट अफेयर्स में कवर होती हैं। और यहाँ तक कि जो जनरल साइंस है वो भी इस बार कोविड की वजह से काफी ज्यादा घुसेगा करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा यहाँ पे डीप पार्ट हो जाता है, जिसमें करीब हो सकता है कि 10 से 20 के आसपास भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि सब जगह इसकी सेंध मारी है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स डीप पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, जो भी आपको डीप मटेरियल मिलता है, मंथ वाइज मिलता है, पीटी 365 है, किसी का अलग से एडिशन है, वो आपको पढ़ना है। साथ में जो अकाउंटिंग, स्पेशली इकोनॉमी अकाउंटिंग से लेके जो अलग से पूरी आती हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आती हैं बुक, अगर वो आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपको अलग से करनी है। ठीक है, और ये यहाँ पे ध्यान रखें कि जहां तक करंट अफेयर्स की बात आती है, सब कहते हैं कहाँ से पढ़ना है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपको जो 2020 है वो पूरा पढ़ना है। ठीक है, जनवरी 2020 से लेके पूरा आपको कवर करना है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं सर मैं तो योजना कर रहा हूँ, मैं तो सर दृष्टि कर रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं करा। जो आप कर रहे हैं वही फॉलो कीजिए, उसको करते रहिए। ठीक है, और उस कोई भी चीज जो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, वही आपको लास्ट तक लेके जाएगी। उसको चेंज मत कीजिए, उसको वैसा का वैसे ही फॉलो कीजिए। और मॉक टेस्ट में आपसे पूछ ही रहा हूं, तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने मान लीजिए स्कीम पढ़ी हुई नहीं है, स्वामित्व है, उम्मीद है, मानव है, जो भी चीज आपकी पढ़ी हुई नहीं है वो उसको आप फिर से पढ़िए, उसको भी शामिल कीजिए। ठीक है, तो दोनों मिला के आपकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और आपका सारी चीज कवर हो जाएगी। आपकी चीज से आप भटकिए मत, अब भटकने का कोई चांस नहीं है। जो आप कर रहे थे उस पर फोकस रहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बहुत डीप टॉपिक है। और बात करें जहां तक इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी, ये दो सब्जेक्ट है जिनमें समझ में नहीं आता है आपको कि आपको क्या करना है करंट अफेयर्स के अलावा। तो ध्यान रखिए, जो आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसमें रमेश सिंह और संजीव वर्मा, इस तरह की कोई बुक आपने अभी तक अगर फॉलो की है तो ही आप कीजिए। अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है तो 11th-12th में मैंने आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताई थी, अगर उनको आपने किया है, ठीक है, तो उनके आप नोट्स बनाइए। अभी तक आपने जिसको किया उसके नोट्स बनाइए। साथ में इकोनॉमी में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसी तरह सोशल सिक्योरिटी में सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो जो कुछ हो रहा है वो आपको सारा करना है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में एक्ट भी पढ़ा दिए जाते थे पहले, मैंने तो नहीं, कुछ लोगों ने पढ़ाए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक्ट आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के हिसाब से ही जो डिफरेंस है वही आपको पढ़ना है। सोशल सिक्योरिटी में आपको करंट और उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स में ज्यादातर घुसना है। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमी में करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी आप अभी तक आपने किया है उसी पे रहिए, उसको ही शामिल कीजिए, उसी हिसाब से आगे बढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए लूसेंट साइंस मैंने हमेशा आपको बोला है। ठीक है, और जो बाकी है कंप्यूटर के लिए लूसेंट, जीके या साइंस वाली में भी थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है, 11th-12th में भी आपने पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, तो आप उसको कर जाएंगे, उसके लिए बहुत होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह रीजनिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट के भी 10-15 दिन निकाल लें तो ये सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। वही मैथ्स का आपके ऊपर, जैसे कुछ लोगों को मैथ्स से डर लगता है तो उन्हें पहले करना चाहिए, बाकी जिन लोगों के लिए क्लियर है वो इसको लास्ट मार्च में उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सारा सब्जेक्ट का ताना बाना है। उसमें इंपॉर्टेंट यही आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कमजोरी है उसको पहले उठाइए, उसको फरवरी तक फिनिश कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको उठा के मार्च एंड तक आपका सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, 2-2 बार लगभग रिवीजन के साथ। मीन्स एक बार पढ़ा प्लस एक बार रिवीजन, इसके साथ आपका मार्च तक कवर हो जाना चाहिए। और फिर अप्रैल में आपको 2 बार और सबका रिवीजन करना है, उसके साथ आपको पेपर देना है। ये स्ट्रेटजी अगर आप रखेंगे कि आपको फरवरी तक आपका जो वीक पॉइंट है वो निपटा देना है, मार्च में स्ट्रॉन्ग वीक सब कुछ निपटा देना है, और अप्रैल में इसकी 2 से 3 बार और रिवीजन करके आपको 9th मई को पेपर देना। तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा आप में कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है एसएससी से या किसी और एग्जाम से कि आपको रोज अलग अलग जगह नहीं भागना है। जैसे एसएससी का कुछ पता नहीं है वो क्या पूछ ले, ठीक है, जो हमारा जीएस का पोर्शन है उसमें, तो उसके लिए जो है इधर उधर भटकते रहते हैं और लास्ट तक जाके भी जरूरी नहीं है कि वो चीज कल आ जाए। ठीक है, इस तरह का माहौल रहता है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी का क्या है,
आप जो कर रहे हो करते रहो, 2 से 3 बार करके जाओ, क्योंकि वहां से आपको डीप पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आप एक चीज को पढ़ के जा रहे हो, तो आप आंसर कहीं से भी निकाल लोगे, ओड में आउट से। आपने नहीं पढ़ी चीज तब भी निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने वो चीज जो है बार बार इधर उधर करी है, मीन्स कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जो बोलते हैं, अगर उस तरीके से आपने किया है कहीं से भी कुछ भी ले लेके, तो उस तरह काम नहीं चलता। एक ही चीज पे डीप स्टडी, वो ऑड में आउट में भी दिखेगा, तब भी आप कर लोगे। ठीक है, और इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू हैव 12 आवर्स टू चॉप अ ट्री यू शुड स्पेंड 8 आवर्स ऑन शार्पनिंग योर एक्स। अगर आपके पास 12 घंटे हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो आपको उसमें से जो 8 घंटे हैं वो आपकी कुल्हाड़ी तेज करने पे निकालने चाहिए। ठीक है, तो ये जो कुल्हाड़ी तेज करना है, ये क्या है? ये आपके माइंड को इस स्ट्रेटजी के हिसाब से डिजाइन करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस पे कितना ध्यान देना है, किस में कितना डीप जाना है। पढ़ना तो 4 घंटे का है, ठीक है, 12 घंटे में से 8 घंटे जो है आपको अपने आप को तैयार करना है कि जब आप वहां बैठेंगे जाके, तो आप में फुल कॉन्फिडेंस किस तरीके से रहेगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ये स्ट्रेटजी मैंने डिजाइन की है कि आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज को कवर करते हुए 1 से 2 दिन लगेंगे, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 दिन आपको ये चेक करने में लगेंगे आप कहाँ पे कितने पानी में हो, कितना आपने कर लिया, कितना आपको करना है। ठीक है, ये सब आप नोट कर लो। ठीक है, रिटर्न डाउन इसको करने में आपको 1 से 2 दिन लगेंगे, 1 दिन में ही हो जाएगा जहां तक है। उसके बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी बना के फिर डिसाइड कीजिए आपका क्या घंटे का एवरेज आ रहा है, आपको किस तरीके से करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं जॉब में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना ही कर सकता हूं। देखिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको करना है, आपको 10 लाख में से 421 में आना है, तो आपको कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट में छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, जो भी करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कर रहे हैं, जब तक आपको वर्क के साथ इसको करना है, तब तक आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा आज ही कि आपको कितने घंटे देने और वो किस तरीके से देने। कितने घंटे देने से आपका काम चल जाएगा और वो आपको किस तरीके से देने। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें 2 ही रिजल्ट होते हैं, यस और नो। ठीक है, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड। ये जो नॉट है, नॉट सेलेक्टेड के आगे का, इसको सेलेक्टेड बनाने के लिए, यानी इस नोट को हटाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं लोगों को। ठीक है, ये बहुत सच्चाई है, बहुत जी है लोगों ने। कि एक जोक भी आता है इस पे कि किसी लड़की से प्यार करते थे और वो चलती गई उसकी चीजों में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला आज भी एग्जाम ही दे रहा है। ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला एग्जाम ही दे रहा है। तो ये सच्चाई है। इस नोट को हटाने में बहुत साल लग जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस नोट को हटाने के लिए। अगर आपको इसी 4 महीने में हटा देना, तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक ही अक्षर, एक ही शब्द का गेम है जिसको आपको हटाना है। नॉट सेलेक्टेड से सेलेक्टेड पर जाना है। तो जो आप कर सकते हैं, जितना दम लगा सकते हैं, जितना फोकस कर सकते हैं, जितना मोटिवेट अपने आप को कर सकते हैं, और जितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जितना बेस्ट अपना दे सकते हैं, उतना आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता कि 33% है, 50% है, 60% है, पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन में भी पास है, सेकंड में ही पास है, थर्ड में ही पास है, हर कोई भी डिवीजन है, सप्लीमेंट्री भी, तब भी आप अगली क्लास में चले जाओगे। ये वो जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ एक ही काम होता है, नॉट सेलेक्टेड या सेलेक्टेड। ठीक है, और तीसरी चीज नहीं है। इसलिए आपको, अगर आप कह रहे हो कि मैं तो 5 घंटे दे सकता हूं, आपको ही पता उसमें आपका काम नहीं चलेगा, तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, पढ़ना बेकार है। यहाँ सेलेक्ट हो गए तो ही कोई मतलब है, नहीं हुए सेलेक्ट तो सब बेकार है। ठीक है, वापस 0 पे हो, नॉट सेलेक्टेड के नॉट सेलेक्टेड ही हो। इसलिए आपको डिसाइड करना है आज से कि अगर आपको सेलेक्टेड वाली श्रेणी में आना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए कितने घंटे देने चाहिए और वो आप कैसे दोगे, ये आपको आज से डिसाइड करके चलना है। क्योंकि अब टाइम नहीं है, वही टाइम है जिसमें आप अकेले हो, आपको अपना बेस्ट देना है। किस तरीके से देना है वो आप डिसाइड कर लो। इतना आप कर सकते हो जो मैंने बताया, कि जो अभी तक कर रहे थे उसी पे आपको चलते रहना, चेंज नहीं करना है। और आपको अपनी जो कमजोरियां हैं उनको पहले दूर करना। उसको आप जब कर सको, जनवरी में कर सको, फरवरी मिड तक कर सको, लास्ट फरवरी तक तो कर ही देना है। ठीक है, क्योंकि जितनी आप जल्दी दूर करोगे उतना आपको ज्यादा टाइम मिलेगा खुद को बूस्ट करने का। ये जो लास्ट के 2 महीने में आपको बोल रहा हूँ, ये आपका बूस्टिंग टाइम है। जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आपका रिविजन होगा, उतना ही आप बूस्ट होगे। ठीक है, तो ये आपका माइंडसेट जब रहेगा, जब आप पेपर में बैठोगे कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, तब जो आपकी इमेज बनेगी, तब आप जिस कॉन्फिडेंस से पेपर दोगे, वो अपने आप में काफी सारे लोगों से आपको आगे कर देगा और आपको उस रेस में खड़ा कर देगा, लास्ट के 400 बच्चों की। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बेस्ट देंगे, और मुझसे जो भी उम्मीदें हैं उसको मैं पूरा करूंगा। 100 to 150 क्वेश्चन आप
एटलीस्ट मेरे यहाँ से करके जाएंगे पर सब्जेक्ट, जिससे आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे कि आपने इस तरह का पेपर दिया नहीं है। पहले से आपकी प्रैक्टिस होगी। साथ में जो कह रहे हैं मुझसे बच्चे की फुल लेंथ पेपर भी मैं लेके आऊँ, ठीक है, तो वो भी करेंगे लेटर जो मंथ है उनमें, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लेके, क्वेश्चन से बढ़ाने से लेके, जितना टाइम मुझे अवेलेबल है उस हिसाब से मैं करूँगा, ठीक है। आप भी अपना बेस्ट दीजिए, मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और ये मान के चलिए कि ये इसी बार हटा देना है, ये नॉट जो हटाना है आपको, नॉट सेलेक्टेड से सेलेक्टेड, ये इसी बार हटा देना है, नेक्स्ट टाइम का वेट नहीं करना है, ठीक है। तो यही आप सोचिए अपने मन में, मोटिवेट होके इस पेपर को इसी बार क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम का वेट बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कितनी वैकेंसी हो, अगर एक भी हो तो सिलेक्शन मेरा ही हो, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें माइंड में लेके अपना बेस्ट दीजिए। आई होप यू विल गेट सेलेक्टेड। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।